हाय एवरीवन, मैं अश्विन। वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आज के इस डेली वोकैब के सेशन नंबर 2 में। पिछले 2 दिनों से तबीयत कुछ ठीक ना होने की वजह से क्लासेस नहीं ली जा पा रही थी। होपफुली अभी इन्हें कंटिन्यू कर दिया जाएगा। अब इस रेगुलरिटी को ब्रेक नहीं किया जाएगा। चलिए देखते हैं कि आज इस डेली वोकैब के सेशन नंबर 12 में हमने जो वर्ड्स रखे हैं वो कौन हैं। सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ड्स दिख रहे होंगे। पहला वर्ड है हॉबनॉब। वर्ड नंबर 2 इज हुडविंक। ये दोनों ही वर्ब हैं। वर्ड नंबर 3 जो हमने आज के लिए रखा है वो है पेरेनियल। ये एक एडजेक्टिव है। सेकेंड लास्ट यानी कि वर्ड नंबर 4 इज ऑस्टेंटेशियस। ये एक एडजेक्टिव है। और जो लास्ट वर्ड है रेपिडिएट, ये भी एक वर्ब है। अब बारी बारी से हम इनके मीनिंग को समझेंगे, इनके डेडिकेटेड यूजेस देखेंगे और जो इनसे सिमिलर रिलेट कर रहे वर्ड्स होंगे वो भी समझेंगे और जो कंट्रास्टिंग वर्ड्स होंगे यानी कि एंटोनिम्स वो भी पढ़ेंगे। वर्ड नंबर 1 इज हॉबनॉब। हॉबनॉब एक वर्ब है। मीनिंग पढ़िए। टू इंटरैक्ट विद समबडी, यूजुअली विद दोज फ्रॉम अनदर सोशल क्लास, स्पेशली हायर सोशल स्टैंडर्ड। मतलब किसी व्यक्ति विशेष से इंटरैक्ट करना, बातचीत करना, और प्रायः उस व्यक्ति से बातचीत करना, इंटरैक्ट करना जो आपसे ऊंचे सामाजिक दर्जे का हो। यानी कि जैसे कि एक आम नागरिक किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर से इंटरैक्ट करे, या फिर एक सिनेमा लवर जो है, जो जिसे सिनेमा बहुत पसंद है, वो सिनेमा के किसी बड़े आर्टिस्ट से इंटरैक्ट करे। इसको कहा जाता है हॉबनॉब करना। उन लोगों से इंटरैक्ट करना जो दूसरे सोशल क्लास के हैं और आपसे ऊंचे दर्जे के जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करना। जनरली इस वर्ड को बहुत पॉजिटिव नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें कई बार ये भी दिखाया जाता है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं कि आपका उनसे भी परिचय है, आपका उनसे भी परिचय है। तो इस तरीके से भी इस वर्ड को लिया जाता है। तो हॉबनॉब का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति विशेष से बातचीत करना, इंटरैक्ट करना, खास तौर पे एक ऐसे व्यक्ति से जिसका सामाजिक स्तर आपके सामाजिक स्तर से कहीं ज़्यादा ऊंचा है। प्रायः इसे नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि इसे ये कहा जाता है कि आप दिखावा कर रहे हैं कि आपका इस एमएलए से परिचय है, इस एमपी से परिचय है ना। इसको कहा जाता है हॉबनॉब। अच्छा, हॉबनॉब के बाद प्रेपोजिशन विद का आना जरूरी होता है। हॉबनॉब विद समबडी। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। The avid reader loved to attend book conventions because it gave her the ability to hobnob with famous authors। देखिए, मैंने कोशिश करके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रखा है। जानते हैं मैं क्या तरीका अपनाता हूँ? मैं जब कोई एग्जाम्पल रेडी करता हूँ तो उसके माध्यम से भी मैं आपको कुछ अच्छे वर्ड्स बताना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 में ही देखिए, द एविड रीडर। ये जो एविड वर्ड है ये भी आपके काम का हो सकता है। हाँ, एविड मतलब जो बहुत पैशनेट है, जो बहुत एंथुजियास्टिक है। और याद रखिएगा, जो एविड वर्ड है ये खास तौर पे रीडर्स के लिए ही आता है, पाठक के लिए ही आता है। कोई व्यक्ति जिसे पढ़ने का बहुत शौक है, कोई व्यक्ति जिसे पढ़ने का, बुक्स रीड करने का, मैगजीन्स, पीरियोडिकल, जर्नल्स, ये सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा, नॉवेल्स, प्लॉट्स, स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, ये सब पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है उसे। तो ऐसे व्यक्ति को, सच पर्सन इज कॉल्ड एविड रीडर। याद रखेंगे आप इस बात को। ये डेडिकेटेड यूज़ है एविड का। कभी भी फिलर्स में, क्लोज टेस्ट में आपसे पूछा जा सकता है, कहीं पर रीडर लिखा होगा और उसको जस्टिफाई करने के लिए उसके एडजेक्टिव के रूप में आपको एविड लगाने को कहा जा सकता है। तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे पढ़ने का बहुत शौक हो, उसे एविड रीडर कहा जाता है। लव टू अटेंड बुक कन्वेंशंस। कन्वेंशंस आप छोटे छोटे प्रोग्राम्स को कह सकते हैं, गैदरिंग्स को, फंक्शंस को कह सकते हैं। तो उस रीडर को बहुत शौक था बुक कन्वेंशंस को अटेंड करने का। क्यों? क्योंकि ऐसे कन्वेंशंस जो थे वो उसे मौका देते थे, एबिलिटी या अपॉर्चुनिटी, जो भी आप कहना चाहें, टू हॉबनॉब विद फेमस ऑथर्स, कि वो बड़े बड़े और फेमस ऑथर से मिल सके, उनसे इंटरैक्ट कर सके, उनसे चैट कर सके। हॉबनॉब विद, ये मैंने बताया ना आपको कि हॉबनॉब के साथ विद लगाया जाता है। और देखिए, रीडर का इंटरैक्शन फेमस ऑथर से हो रहा है, तो एक लो लेवल के पर्सन का एक हाई क्लास पर्सन से इंटरैक्शन हो रहा है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। Some middle class donors got chance to hobnob with celebrities at the charity gala। गाला किसी फंक्शन को कहा जाता है। गाला डे एक ईडियम भी होता है, एक बड़ा दिन।
तो फंक्शन क्या लिखा है इसमें कि जो डोनर्स थे यानी कि जो लोग दान दे रहे थे उसमें से कुछ मिडिल क्लास डोनर्स भी थे और उन्हें चैरिटी गाला इस प्रोग्राम के माध्यम से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से हॉबनॉब करने का, उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे मुखातिब होने का, उनसे बात करने का उन्हें मौका मिला। दे गॉट चांस टू हॉबनॉब विद, हॉबनॉब के साथ यहाँ भी विद आया और यहाँ भी इस चीज़ को मेंटेन किया गया है कि मिडिल क्लास पर्सन जो है वो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मिल रहा है। तो जो हायर सोशल स्टैंडर्ड के लोग हों उनसे मिलना ही हॉबनॉब करना कहा जाता है। सिनोनिम्स देख लीजिए, एसोसिएट, हैंग आउट विद समबडी, मिक्स करना लोगों के साथ, मिंगल करना, इन सब का मतलब मिलना जुलना ही होता है, पार्टी मनाना, एसोसिएट करना, बैठक करना। फिर एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब होता हो मुलाकात ना करना, अवॉइड करना, दूरी बना करके रखना। देखिए ना, अवॉइड करना, एलियनेट करना, एलियनेट वर्ड हम आपको रूट वर्ड्स ALI में पढ़ा चुके हैं जिसका मतलब ही होता है दूर। अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो रूट वर्ड्स की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर ALI रूट वर्ड मैंने पढ़ाया है, उसी में एलियनेट वर्ड भी है। ईस्ट्रेंज का मतलब भी होता है दूर करना, दूर रखना, अवॉइड करना। गिव अ वाइड बर्थ, ये एक ईडियम है, इसका मतलब भी होता है बहुत दूर से निकलना एक ऐसे व्यक्ति से जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो हॉबनॉब का क्या मतलब है? मुखातिब होना, पेश आना, इंटरैक्ट करना, है ना। और विद लगाया जाता है इसके साथ और साथ ही साथ इसको प्रायः बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट में नहीं देखा जाता। अब राइट कॉर्नर पे आपको पिक्चर भी दिख रही, वहाँ पर कुछ लोग आपस में बैठे हैं एक टेबल पे और एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, यही है हॉबनॉब, है ना। सोशल गैदरिंग के लिए हॉबनॉब का यूज़ किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्ड नंबर 2 को देखते हैं। वर्ड नंबर 2 हुडविंक है। टू ट्रिक और डिसीव समवन, ये इसका मीनिंग है, मतलब किसी को धोखा देना, चीट करना, पहले उसका ट्रस्ट जीत कर, उसका भरोसा जीत कर फिर उसे नुकसान पहुंचाना, है ना, धोखा देना जिसको कहा जा सकता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। अच्छा, राइट कॉर्नर पे आपको एक पिक्चर दिख रही है जिसमें एक लड़का बैठा हुआ, उसके हाथ में कुछ ताश के पत्ते हैं और बगल में एक लड़की भी बैठी हुई है। पहले वो उसको मिसलीड करती है, किसी दूसरी ओर देखने को कहती है, एक ऐसी वस्तु की ओर जो है नहीं वास्तव में। तो जैसे ही वो मुड़ता है किसी दूसरी ओर देखना शुरू करता है, उसी बीच में वो उसके प्ले कार्ड्स में से किसी इंपॉर्टेंट प्ले कार्ड को, किसी बड़े पत्ते को निकाल ले रही है। दिस इज कॉल्ड टू हुडविंक समबडी, चीट करना, धोखा देना, किसी का ट्रस्ट जीत करके उसको धोखा देना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। आफ्टर द हरिकेन, हरिकेन आप किसी तूफान को कह सकते हैं। मेनी डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स ट्राई टू हुडविंक जेनरस पीपल। अब जेनरस पीपल वो होते हैं जो बहुत उदार हो और कभी भी कोई समस्या हो तो तुरंत आगे आकर मदद करें। जैसे आपने सुना होगा कि टाटा सन्स ने, जो रतन टाटा साहब का ट्रस्ट है और जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, उन्होंने तकरीबन शायद 2000 करोड़ के आसपास का डोनेशन दिया है। तो ये जेनरस कंपनीज, जेनरस पीपल में आता है कि जैसे ही आपने देखा कि जैसे ही देश में समस्या आई और टाटा कंपनीज ने, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज और टाटा ट्रस्ट ने मिल करके 2000 करोड़ का जो इकोनॉमिक पैकेज है, जो आर्थिक मदद है, वो सरकार को दी है पीएम्स केयर फंड में। ये जेनरस पीपल ही कर सकते, यही होता है जेनरस होना। इनटू डोनेटिंग फेक चैरिटीज, ये मीनिंग का है, कह रहा है इस सेंटेंस का मीनिंग ये है कि तूफान आया। अब जब तूफान आया तो बहुत से लोगों के घर तबाह हो गए, बेघर हो गए। ऐसे में कुछ बेईमान इंडिविजुअल जिनको लॉस नहीं हुआ तूफान में, उन्होंने कोशिश की फेक आईडीज बना करके, फेक मीन्स को इस्तेमाल करके, कि जो उदार लोग थे उनको बहलाया फुसलाया, उनके आगे गिड़गिड़ाए, झूठ मूठ का नाटक किया और उनसे चैरिटी लेने की, यानी कि आर्थिक मदद लेने की कोशिश की, जबकि उनको कोई आवश्यकता नहीं थी। अच्छा, अभी आपको मालूम है कि लॉकडाउन के दौरान गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जिन भी लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं होगा, हम उन्हें एसेंशियल चीज़ों को की सप्लाई करेंगे। तो इसी बीच में आपने ऐसे वीडियोज़ भी देखें कि बहुत से लोगों के घर पे खाने पीने को सब कुछ है, फिर भी वो झूठी कॉल्स करते हैं कि उनको हेल्प की नीड है और फिर पुलिस आती है। कुछ ऐसे मामले पंजाब सरकार ने दिखाए भी थे कि
पंजाब पुलिस ने दिखाया कि लोगों के घर पे सब कुछ रखा हुआ है, फिर भी उन्होंने पुलिस को फ़ोन करके जो है कुछ चीज़ें मंगाई। हाँ, उनके खिलाफ एक्शंस भी लिए गए हैं। और ये बहुत ही सेल्फिश एटीट्यूड है, इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है, ये भी एक प्रकार का देशद्रोह है और शायद उन पे बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। तो ये है हुडविंक करना, किसी को चीट करना, किसी का ट्रस्ट जीत करके। एक चीज़ और सुन लीजिए, हुडविंक के लिए प्रेपोजिशन इनटू का भी प्रावधान है। आप पढ़िए पहले एग्जाम्पल को, हुडविंक जेनरस पीपल इनटू डोनेटिंग। आप जिस व्यक्ति को चीट कर रहे हैं उसको नहीं इनटू चाहिए, चीट करके उससे क्या काम करवा रहे हैं उसको इनटू चाहिए। समझ रहे हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए, द ल्यूड मैन। ल्यूड मैन उसको बोलते हैं जो चरित्र से बेहद गंदा हो, खराब हो। ल्यूड मतलब चरित्रहीन, जिसे आप डिप्रेव्ड बोल सकते हैं, लाइसेंसियस बोल सकते हैं, फिलिस्टिन कह सकते हैं। और द ल्यूड मैन वॉज एबल टू हुडविंक नेव गर्ल्स। नेव का मतलब है सीधे साधे लोग, नौसिखिया जिन्हें कहा जा सकता है, जिन्होंने दुनियादारी कुछ भी ना देखी हो, ऐसे लोगों को नेव कहा जा सकता है। इनटू बिलीविंग, फिर से वही बात कि जिसको हुडविंक किया गया उसके लिए प्रेपोजिशन इनटू नहीं आया। हुडविंक करके क्या किया गया उसके लिए देखिए यहाँ भी इनटू प्रेपोजिशन आया। इनटू बिलीविंग दैट ही वाज अ फेमस कास्टिंग डायरेक्टर। ये बॉलीवुड की सिचुएशन है, आप समय समय पर ऐसा देखते रहते हैं कि कुछ लड़कियां बॉलीवुड एक्ट्रेसेस बनने के लिए मुंबई जाती हैं और वहाँ पर कुछ लोग फेक तरीके से ये बोलते हैं कि वो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मतलब वही चुन चुन करके हीरो हीरोइंस को जो है वो फिल्मों में भेजते हैं। तो वैसा ही एक व्यक्ति जो कि स्वभाव से ल्यूड था, चरित्रहीन था, वो ऐसी ही नादान लड़कियों को बेवकूफ़ बना करके बेवकूफ़ बनाता था, शोषण करता था, धोखा देता था उनको, उन्हें यकीन दिलाता था कि वो एक फेमस कास्टिंग डायरेक्टर है। तो हुडविंक का मीनिंग आप समझ गए, और ये भी आप समझ गए होंगे कि हुडविंक के बाद प्रेपोजिशन इनटू लगाए जाने का प्रावधान है। कुछ वर्ड्स हैं जो ऐसा ही मीनिंग देते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। ट्रिक इजी वर्ड है, डिसीव भी इजी वर्ड है, ड्यूप अच्छा वर्ड है, आप इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। मिसलीड जानते ही, होएक्स जानते हैं, और बैम्बूजल ये भी एक अच्छा वर्ड है। इन सब का मतलब होता है चीट करना, किसी को गुमराह करना। एक ईडियम भी होता है, टेक समबडी फॉर अ राइड, टेक समबडी फॉर अ राइड। मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशन में ये जो ईडियम मैंने अभी अभी बोला ना, टेक समबडी फॉर अ राइड, किसी को चीट करना, पढ़ा चुका हूं। और पिछली स्लाइड में जो वर्ड था गिव समबडी अ वाइड बर्थ, ये ईडियम भी मैं आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस के सेशंस में पढ़ा चुका हूं। तो आप हर एक वीडियो को, हर एक सेशन को जरूर देखा करें, तभी आपको मैक्सिमम गेन हो सकेगा। अब जैसे बहुत से लोग, आज के लिए बहुत से लोगों के लिए ये उनका पहला सेशन होगा, जबकि मेरे लिए ये सेशन नंबर 12 है। तो आप समझिए कितना सारा वर्कलोड उन पे हो जाएगा, पहले वो 11 सेशंस को भी तैयार करें। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप रेगुलरिटी बना के रखें ताकि चीज़ें पाइल अप ना करें। अगर एक ढेर सा बन जाएंगी तो फिर आपके लिए सब कुछ यूज़ करना, सब कुछ समझना फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो सकता है। इसीलिए शेड्यूल वाइज सब कुछ करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और वर्ड नंबर 3 को देखते हैं। वर्ड नंबर 3 इज पेरेनियल। ये एक एडजेक्टिव है, मीनिंग पहले पढ़ लीजिए, फिर इसका मैं तर्क आपको दूंगा। सिचुएशंस और स्टेट्स दैट कीप अकरिंग और सीम टू एग्जिस्ट ऑल द टाइम, यूज्ड स्पेशली टू डिस्क्राइब प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज। तो ये तो आप समझ गए कि थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, और बाकी इसका मीनिंग क्या है, एक ऐसी परिस्थिति जो ऐसा लगे कि हमेशा जस की तस बनी ही रहेगी, जिसका कोई अंत ना हो। एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति जो जैसी कल थी वैसी ही आज है और ऐसी ही कल भी रहेगी। जैसे अभी देखिए, अन्यथा मत लीजिएगा, मार्च के एंड से लॉकडाउन है, अभी मई स्टार्ट हो चुका है, अभी 17 मई तक लॉकडाउन है। हमें से बहुत से लोगों को लगने लगा होगा कहीं लॉकडाउन पेरेनियल तो नहीं है, ये बना ही तो नहीं रहेगा। दिस इज कॉल्ड टू बी पेरेनियल। एक ऐसी सिचुएशन, स्पेशली सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम और डिफिकल्टी जो हमेशा जस की तस बनी ही रहे, दुख जो कभी सुख में तब्दील हो ही ना, उसको पेरेनियल कहा जाता है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पेरेनियल उन प्लांट्स को भी कहा जाता है, उन पेड़ पौधों को भी कहा जाता है जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, जिनका लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है, जिनमें हर साल फूल आते हैं, जो हर साल
फल देते हैं। पेरेनियल वेजिटेशन, पेरेनियल प्लांट्स भी होते हैं। आप गूगल करें अगर इस वर्ड को, पेरेनियल को, और इमेज सेक्शन में जाएं तो आपको प्लांट्स ही दिखेंगे, वो पेड़ पौधे जो हमेशा वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, हर साल जो फूल और फल देते हैं, तो पेरेनियल प्लांट्स भी होते हैं। हालांकि आप पेरेनियल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा उन चैलेंजेस, उन प्रॉब्लम्स के लिए करें जो सतत हो, ऐसी समस्याएं जो जस की तस बनी रहेंगी। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ। यही वर्ड मैं आपको रूट वर्ड, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ना पेरेनियल, यही वर्ड मैं आपको रूट वर्ड ANNENN में पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आपने वो सेशन ना देखा हो तो रूट वर्ड्स की प्लेलिस्ट में जाएं, वो भी सेशन वहाँ पर है। मैं अभी भी बता रहा हूँ, समझिएगा। ENN जो लिखा हुआ उसका मतलब टाइम से होता है, ईयर से होता है, वर्ष से। और जो शुरू में PER आप देख रहे हैं, इसे ज़्यादा गंभीरता से लीजिएगा। PER को आप सीधे परमानेंट से रिलेट कर दीजिए, परसिस्टेंस से रिलेट कर दीजिए, परपेचुअल से रिलेट कर दीजिए, है ना। PER को परमानेंट से रिलेट कर दीजिए, तो जो हर साल होता रहेगा, जो बार बार घटित होता रहेगा, जो प्रतिवर्ष होता रहेगा, जो हमेशा रहेगा, उसी को कहा जाता है पेरेनियल। प्रॉब्लम्स के लिए ज़्यादातर यूज होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे आप। क्या सीखे? ENN मतलब ईयर और PER मतलब परमानेंट, जो ईयर आफ्टर ईयर होता ही रहे, जो ईयर आफ्टर ईयर घटता ही रहे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। Although the villagers haven't found a way to deal with inevitable flooding caused by the perennial monsoon, अब मॉनसून यानी कि तूफान आया, बारिश हुई, यही मॉनसून है। पेरेनियल मॉनसून मतलब रोज बरस रहा, रोज आंधी आ रही, रोज तूफान आ रहा, रोज बारिश हो रही है। तो एक ऐसा तूफान जो लगभग आता ही रहा, लगातार आता रहा। अब जब लगातार बारिश होगी, लगातार आंधी तूफान सब आएगा, तो बाढ़ आ सकती है, घर उजड़ सकते हैं। तो यही लिखा हुआ इनएविटेबल फ्लडिंग, फ्लडिंग मतलब बाढ़। और जब लगातार बारिश होगी तो बाढ़ को कोई रोक सकता है क्या? नहीं ना। तो अभी वो इनएविटेबल फ्लडिंग होगी। इनएविटेबल दैट विच कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसे टाला नहीं जा सकता। तो जब मॉनसून लगातार बना ही रहा, महीनों लगातार बारिश होती ही रही, तो बाढ़ आ गई। और जब बाढ़ आ गई तो गांव वालों को उससे हैंडल करना था, उससे डील करना था, लेकिन वो तैयार नहीं थे। बट नो वन एवर डिसाइड्स टू मूव टू हायर ग्राउंड, लेकिन किसी ने ये नहीं तय किया कि वो जो है वो चले जाएंगे किसी ऊंचे स्थान पर। तो ये लिखा हुआ है इसमें। तो पेरेनियल मॉनसून का मीनिंग आपको समझ में आया कि लगातार बारिश होती रही, महीनों होती रही। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। योर पेरेनियल, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। योर पेरेनियल वाइनिंग, वाइनिंग का मतलब एक तरीके से बार बार किसी को इरिटेट करना, जिसको कहा जा सकता है। बार बार किसी को उलझन देना, तेज़ आवाज़ में बोलना, शैतानी करना, जिसको कहा जा सकता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोलना, उसको वाइनिंग कहा जाता है। तो कोई कह रहे योर पेरेनियल वाइनिंग, तुम लगातार चिल्ला रहे हो, 2 घंटे से लगातार चिल्ला रहे हो। पेरेनियल हो गया ना, चीज़ें लगातार हो रही हैं। गेटिंग ऑन माई लास्ट नर्व, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है। मैं इस ईडियम को आप सभी को ईडियम्स एंड फ्रेजेस के पिछले ही सेशन में पढ़ा चुका हूँ। गेट समबडी, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, ये ईडियम था। वो किसी को इरिटेट करना, मेक समबडी अनॉयड, किसी को इरिटेट करना, टू इरिटेट समबडी, वेक्स एट समबडी, गेट ऑन समबडीज नर्व्स, ये ईडियम था। आपने वो सेशन ना देखा हो तो उसमें से इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। पिछला ही सेशन ईडियम्स एंड फ्रेजेस का जो था, उसी में ये ईडियम मैंने पढ़ाया है आप सभी को। तो कोई कह रहा तुम लगातार जो घंटों से चिल्ला रहे हो, वाइनिंग मतलब कर्कश आवाज़, जोर की आवाज़, इससे मुझे बहुत उलझन हो रही है, इससे मुझे बहुत उलझन हो रही। अब आप समझिए सर, कितने सारे वर्ड्स मैं आपको पैरेलल में और बता रहा हूँ। वाइनिंग मैंने बताया, गेट्स ऑन समबडीज नर्व्स ये फिर से मैंने आपको बताया है, अभी इनएविटेबल वर्ड मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया। तो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चले, यही कोशिश की जाती है। क्यों अच्छे एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं? इसलिए कि आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ना कि सिर्फ उस वर्ड को जान सके जो पढ़ाया जा रहा है, जिसके अगेंस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं, साथ ही साथ कुछ और अच्छे वर्ड्स भी आप देख सकते हैं। अब सिनोनिम्स देखिए। कांस्टेंट जो लगातार बना रहेगा, एंड्योरिंग जो जस की तस बनी रहेगी, हमेशा रहेगी, परपेचुअल सतत, रिकरेंट जो बार बार आकर हो,
रिकरेंट मतलब जो बार बार घटित हो, री प्लस अकर से बनता है रिकरेंट। सीजलेस जो रुके ही ना। इंसेसेंट का मतलब भी जो चीज़ लगातार होती रहे, जस की तस हमेशा बनी रहे। इंसेसेंट रेन्स के लिए इस्तेमाल होता है जब मूसलाधार बारिश होती है, लगातार बारिश होती है, तो उसको इंसेसेंट रेन्स कहा जाता है। एंटोनिम्स देखिए, वो वर्ड्स जो सतत ना हो, वो वर्ड्स जो दीर्घकालिक ना हो, जो जस के तस हमेशा ना बने रहे, जो क्षणिक हो, वो एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो टेम्प्रोरी हो गया। पेरिशेबल, पेरिश करने वाली चीज़ें हमेशा एक जैसी नहीं रहती। चीज़ें एक समय के बाद जो नष्ट हो जाएंगी वो पेरिशेबल होती हैं। फ्लीटिंग, फ्लीट मतलब भागने से, चलने से होगा। जो चीज़ चल के चली जाएगी उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। पीरियोडिक जो किसी समय विशेष पे ही देखने को मिले। इवेनेसेंट, इफेमेरल, इन सब का यही मतलब होता है जो चीज़ क्षणभंगुर है, अभी है, थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 3, पेरेनियल, जिसका मतलब था प्रायः एक ऐसी समस्या, एक ऐसी परिस्थिति जो लंबे समय तक जस की तस बनी ही रहे। पेरेनियल प्लांट्स के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऐसे पेड़ पौधे जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं उनको पेरेनियल प्लांट्स भी कहा जाता है। आज के सेशन का वर्ड नंबर 4 इज ऑस्टेंटेशियस। ये एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसके आखिर में OUS लगा हुआ है। मैं एक शब्द में इसका मीनिंग बताता हूँ, दिखावटी, जो बहुत शो ऑफ करे, बहुत दिखावा करे। हाँ, वो मजबूत भी हो, रिच भी हो, काबिल भी हो, लेकिन वो अपनी रिचनेस से ज़्यादा, अपनी काबिलियत से ज़्यादा जब दिखावा करे तो कहा जाता है ऑस्टेंटेशियस। एक तरीके से ऑस्टेंटेशियस का मतलब आप सभी को समझ में आया, जो बहुत ज़्यादा दिखावटी हो उसको ऑस्टेंटेशियस कहा जाता है। मीनिंग देखिए, इंटेंडेड टू अट्रैक्ट नोटिस एंड इम्प्रेस अदर्स इन एन एक्सट्रीम एंड अननेसेसरी वे। इसका मतलब है जो ये प्रयास करे कि दूसरों के आकर्षण का वो केंद्र बने, दूसरे उसकी ओर नजर दौड़ाएं, अपने तरफ खींचने का तरीका होता है टू बी ऑस्टेंटेशियस। इसमें आप दिखावटी कपड़े पहन सकते हैं, दिखावटी चाल ढाल हो सकती है, तरीका आपका ऑस्टेंटेशियस हो सकता है। प्रिटेंडिंग नेचर का होना, दिखावा करना, इसको कहा जाता है ऑस्टेंटेशियस। इसी से एक और वर्ड बनता है ऑस्टेंसिबल, OSTENSIBLE, आई गेस, ऑस्टेंसिबल। हाँ, ये स्पेलिंग होती है, आप इसे भी देख लीजिएगा। तो ऑस्टेंटेशियस का क्या मतलब सीखा आपने? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत दिखावा करता हो, जो बहुत दिखावटी हो, जितना वो होशियार हो, योग्य हो, उससे ज़्यादा वो उसे शो ऑफ करता हो। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, माई वेल्दी आंट हु एंजॉयज फ्लॉन्टिंग हर वेल्थ। फ्लॉन्ट करने का मतलब ही होता है सर उड़ाना, खर्च करना, दिखावा करना। फ्लॉन्ट करने का यही मतलब है, अनदेखा करना, मतलब एंजॉय करना जिसको कहा जा सकता है, उड़ाना, खर्च करना, शो ऑफ करना। ऑलवेज वेयर्स एन ऑस्टेंटेशियस डायमंड नेकलेस। मेरी आंटी जो कि बहुत वेल्दी है और वो अपने इस वेल्थ को, अपने इस धन को दिखाना भी चाहती हैं, फ्लॉन्ट भी करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा एक बहुत ही भड़कीला भड़कीला डायमंड का नेकलेस पहन के रखती हैं। मतलब बहुत बड़ा, बहुत भड़कीला, क्योंकि वो अमीर तो है, अमीर होने के साथ साथ उन्हें दिखावा करना भी बहुत अच्छा लगता है। ऑस्टेंटेशियस पीस ऑफ ज्वेलरी का मतलब होता है एक भड़काऊ ज्वेलरी जो दूर से ही नजर आए। जैसे खास तौर पे जो आर्टिफिशियल ज्वेलरीज होती हैं वो ऑस्टेंटेशियस टाइप की होती, बहुत भड़कीली बनाई जाती हैं। ये लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द लिटिल गर्ल्स बर्थडे पार्टी वॉज एन ऑस्टेंटेशियस अफेयर। छोटी सी बच्ची का बर्थडे होता है, पार्टी थ्रो की जाती है और वो ऑस्टेंटेशियस नेचर की होती, यानी कि बहुत महंगे महंगे पकवान बने होंगे, बहुत महंगी सजावट की गई होगी, बड़े बड़े टॉयज दिए जा रहे होंगे। यही तो मतलब है, ग्रैंड अरेंजमेंट किया गया होगा, तभी तो वो ऑस्टेंटेशियस अफेयर हो जाएगा। जैसे आजकल शादी बारात देखिए ना, कितना महंगा खर्च होने लगा है, बहुत बड़े बड़े टेंट्स लगने लगे हैं। तो आज के समय में जो शादी विवाह है वो ऑस्टेंटेशियस अफेयर हो गया है, ऑस्टेंटेशियस नेचर की पार्टी हो गई है। विद लाइव पोनीज, सब पोनीज जो टॉयज होते हैं, जो एनिमल टॉयज खास तौर पे होते हैं, उनको कहा जाता है। जैसे जो कार्टून्स होते हैं उनको पोनीज भी कहा जाता है। अ चॉकलेट फाउंटेन एंड
सिक्स टायर केक, इतने सारे अरेंजमेंट्स थे, चॉकलेट फाउंटेन, लाइव पोनीज और सिक्स टायर केक, मतलब बहुत ऊंचा केक बनाया गया जो कि जैसे 6 मंजिला इमारत नहीं होती है उतना ही ऊंचा, एक तरीके से सिक्स टायर केक लाया गया था। तो मतलब बहुत ग्रांड पार्टी हुई थी, बहुत दिखावा किया गया, बहुत पैसा खर्च किया गया उस छोटी सी बच्ची के बर्थडे पार्टी में। ये है ऑस्टेंटेशियस होना, पॉजिटिव नहीं माना जाता, क्योंकि अगर कोई काबिल है, योग्य है, होशियार है, तो उसे दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखावटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि कोई दिखावा कर रहा है, दिखावटी है, इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं लैक ऑफ मैच्योरिटी है, लैक ऑफ विजडम है, लैक ऑफ सिंसियरिटी है और लैक ऑफ एबिलिटी भी है। इसी वजह से उसे दिखावा करने की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। आप सिनोनिम्स देखिए, प्रेटेंशियस, गॉडी, प्रिटेंशियस दिखावा, गॉडी मतलब बहुत शो ऑफ करना, फ्लैम्बॉयंट, फ्लॉन्टिंग दिखावा करना, अभी ऊपर था ही, ग्रांडियोस, ग्रांड से बना, बहुत भव्य, बड़ा। तो ये था ऑस्टेंटेशियस का मीनिंग और उसके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जहां पर दिखावा नहीं किया जाएगा, हर एक कार्य को बहुत ही शालीनता, सभ्यता से किया जाएगा, जैसे मॉडेस्ट हो गया, रिजर्व्ड हो गया, सिंपल हो गया, कंजर्वेटिव, हालांकि कंजर्वेटिव बहुत पॉजिटिव वर्ड नहीं है, रूढ़िवादी बोलते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव यहाँ पर होने का मतलब है कि एक तरीके से बहुत शोर शराबा नहीं किया जाएगा, बहुत दिखावा नहीं किया जाएगा, एक तरीके से परंपरा से, तरीकों से बांध के रखा जाएगा। तो सर ऑस्टेंटेशियस का क्या मीनिंग हुआ? दिखावा करना, बहुत दिखाने की कोशिश करना कि हाँ आप एबल हैं, आप रिच हैं, आप पैसा खर्च कर सकते हैं, ये है टू बी ऑस्टेंटेशियस। कई बार कपड़ों के लिए भी होता है, तड़कीले भड़कीले जो ड्रेसेस होती हैं उनको ऑस्टेंटेशियस ड्रेसेस भी कहा जाता है। कुल मिला के इट इज अ नेगेटिव वर्ड इन मीनिंग। जो लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, इट इज रेपुडिएट, ये एक वर्ब है। रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, रेटिफाई और रिकॉग्नाइज समथिंग एज वैलिड, ये इसका मीनिंग है। इसका अर्थ क्या हुआ समझिए, किसी चीज को सत्य मानने से इनकार कर देना। रेटिफाई, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं, रेटिफाई बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा ही एक्टिव वर्ड है। रेटिफाई करने का मतलब है किसी चीज़ को जस्टिफाई करना, सही साबित करना, जिसे विंडिकेट भी कहा जा सकता है। इसी रेटिफाई से रेटिफिकेशन बनता है। रेटिफाई करने का मतलब है जायज ठहराना। तो क्या मीनिंग है? किसी चीज को जायज ना ठहराना, रिफ्यूज टू रेटिफाई, रिफ्यूज टू एक्नॉलेज, रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज एज वैलिड, किसी चीज को वास्तविक, सत्य या फिर जायज मानने से इनकार कर देना, ये रिपुडिएट वर्ड का मीनिंग है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए अगर आप अच्छे वर्ड पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड पढ़ना चाहते हैं, तो ऐसे वर्ड्स बहुत बार आपको कोई तरीका, कोई चांस, मतलब कोई रूट, कोई ट्रिक नहीं देंगे जिससे आप आसानी से इन्हें मास्टर कर सकें। हाँ, जो एवरेज वर्ड्स हैं, बिलो एवरेज हैं, इजी वर्ड्स हैं, वो आपको ज़रूर बहुत सारे तरीके, हिंट दे देंगे, क्लूज दे देंगे, रूट्स दे देंगे। और कई बार जब एवरेज वर्ड होगा तो उसे आपने देखा ही इतना ज़्यादा होगा कि खुद ब खुद आपको मालूम होगा कि उस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो चॉइस आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि वो वर्ड्स जिन्हें देख करके आपको अपनापन लगे, ईजी हो जिन्हें समझना, वो पढ़ना है तो वो भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप अच्छे वर्ड्स पढ़ना चाहते हैं, स्टैंडर्ड, जिन्हें समझना, समझाना भले ही टफ हो, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है नेचर से, जिससे कि आप कुछ ग्रो कर सकते हैं, आपका जो टाइम है जो आप एक सेशन को देखने में लगा रहे हो, वो एक तरीके से उसकी वर्थ है, उसका बेनिफिट आपको हो, टाइम जो कंज्यूम आप कर रहे हो लगे आपको कि हाँ आपने सही जगह अपने टाइम को कंज्यूम किया है, लगाया है, तो अच्छे वर्ड्स को समझने में सर अच्छा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, मेहनत तो खर्च करनी ही पड़ेगी, बार बार हिट करना ही पड़ेगा। ठीक है, मेरा पर्पस हमेशा से स्टैंडर्ड वर्ड्स लाने का रहेगा। देखिए मैं अपने सेशन के बिल्कुल स्टार्ट में पहले ही बता देता हूं कि कौन कौन से वर्ड्स रहेंगे। क्यों बता देता हूं मैं शुरुआत में? मैं कुछ भी एक तरीके से क्या कहेंगे उसको छिपा के नहीं रखना चाहता, सरप्राइजिंग नहीं रखना चाहता कि पता चला कि आप वर्ड नंबर 2 पढ़ रहे थे और आपको इजी लग रहा था,
फिर आपने सोचा कि यार पता नहीं, हो सकता है वर्ड नंबर 3 टफ हो, तो लॉ में कंटिन्यू करो। नहीं, आप शुरू में ही जान जाइए कि जो वर्ड्स दिए जा रहे हैं वो कैसे हैं। उसके बाद आपको लगता है कि आपको अपना आधे घंटे, 20 मिनट, 45 मिनट जो भी देना चाहिए या नहीं, आपको मेरी तरफ से कोई नुकसान किसी तरीके से नहीं होना चाहिए। ये प्रयास है हमेशा से मेरा। चलिए वर्ड नंबर 5 यानी कि लास्ट वर्ड को फाइनली समझ लेते हैं। रिपुडिएट का क्या मीनिंग बताया मैंने? किसी चीज को वास्तविक मानने से इनकार कर देना, जायज मानने से इनकार कर देना। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, डिस्पाइट हिज क्लेम्स ऑफ इनोसेंस, उसने बार बार ये बात कही कि वो बेगुनाह है। उसका ये क्लेम था कि वो बेगुनाह है, पर इसके बावजूद भी he did little to repudiate the allegations made against him. He did little to repudiate the allegations made against him. उसने ये तो कहा कि वो बेगुनाह है, पर इसके बावजूद भी जो उस पर आरोप लगाए जा रहे थे, जो एलिगेशंस यानी कि आरोप मेड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ मढ़े जा रहे थे, उस पर लगाए जा रहे थे, एक्सक्यूज मी, उनका खंडन करने के लिए उसने ना के बराबर प्रयास किया। He did little to repudiate, ना के बराबर प्रयास किया। देखिए ये जो एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है, स्पॉटिंग एरर्स में भी आ सकता है। जहां पर आप लिटिल देख रहे हैं, अगर यहाँ आ लिटिल लगा दिया जाए तो ये डिटरमाइनर्स की एरर हो जाएगी। पढ़ा होगा आपने लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल। अगर नहीं पढ़ा है आपने, ढंग से नहीं आता है, तो जो वीडियोस पढ़े हुए हैं चैनल की प्लेलिस्ट पे, उसमें मैंने आपको लिटिल, आ लिटिल, दा लिटिल पढ़ाया है, जाकर देख सकते हैं आप वहां से। तो अगर आ लिटिल कर दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मीनिंग ये है कि भले ही उसने ये कहा कि वो बेगुनाह है, लेकिन जो आरोप उस पर मढ़े गए, उन आरोपों से बचने के लिए उसने ना के बराबर प्रयास किया। जब ना के बराबर प्रयास किया तो लिटिल लगाया जा सकेगा उन आरोपों का खंडन करने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2, द मैन repudiated द रिलीजन ही वॉज born into. उस व्यक्ति ने उस धर्म का त्याग कर दिया जिस धर्म में उसका जन्म हुआ था। He abandoned his religion he was born into and became an atheist. और वो एक नास्तिक बन गया। उस व्यक्ति ने जिस धर्म में वो पैदा हुआ था, उस धर्म का त्याग कर दिया और एक नास्तिक बन गया। सिनोनिम्स देखिए, डिसओन, ओन का मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक। अब आपने डिसओन कर दिया, अब आपको नहीं चाहिए। डिनाउंस, आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना। डिनाई, रिफ्यूट, रिबट, डिजर्ट, त्याग देना, खंडन करना। रिफ्यूट और रिबट, इनमें से कोई एक वर्ड जो है, शायद रिबट, मैं डेली वोकैब के पिछले एक सेशन में पढ़ा भी चुका हूं आप सभी को, वहां से देख लीजिएगा इसको। मना करना, खंडन करना, क्योंकि आपको लग रहा है कि जो कहा जा रहा है वो गलत है, इसलिए आप उसे डिनाई कर रहे हैं। अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनमें सपोर्ट करने की बात आएगी, कंसीडर करने की बात आएगी, सच मानने की बात आएगी। देखिए लिखा नहीं है, सपोर्ट करना, एम्ब्रेस, अपनाना, गले लगाना, एक्सेप्ट करना, कंसीडर करना एक तरीके से, तो ये वर्ड्स ऑपोजिट हो जाएंगे। तो क्या सीखा आपने? रिपुडिएट का मतलब है किसी चीज को इनवैलिड, इलॉजिकल, इरेशनल, इररेलेवेंट मानते हुए डिनाई करना, अनट्रू मानते हुए उसको रिफ्यूट करना, उसका खंडन करना, एक्सेप्ट ना करना। तो आज के सेशन के लिए सर इतना ही। कैसा लगा आपको आज का भी ये सेशन, मुझे ज़रूर बताएं। अपने प्रेशियस कमेंट्स भी दें, ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक किया करें। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। अभी भी मैं बिगिनिंग में ही हूँ, मुझे हार्डली 1 महीना हुआ है अपने इस चैनल को बनाए हुए। हाँ, आप सबने बहुत सपोर्ट दिया है, पर आप इस सपोर्ट को आगे भी बनाए रखें, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अब शाम को मिलेंगे विद अनदर सेशन, पॉसिबली इट विल बी ऑन ग्रामर। चूंकि मैं बीमार था 2 दिनों से, इस वजह से कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हो पा रहा था, लेकिन होपफुली अभी सब किया जाएगा, कंटिन्यू किया जाएगा। तो पॉसिबली आई विल सी यू इन द इवनिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।